हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड आपका जो थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर की आज आपकी समावेशी शिक्षा की जो है अति लघु उत्तरी का आज आपका अंतिम क्लास है। तो आपको पता है कि सीरीज स्टार्ट हो गया है। तो मैथ की सीरीज चल रही है, विज्ञान की चल रही है और साथ ही साथ आपकी समावेशी शिक्षा भी चल रही है। और आपके अदर सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं वो भी आपके एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने बहुविकल्पी कर लिया है, अतिलघु भी हम लोगों ने कर लिया है। आज इसकी अंतिम क्लास है। तो हम लोग साथ ही साथ अच्छे से समझते जा रहे हैं, चीजों को डिस्कस भी करते जा रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो आप इस 1 मंथ में क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 1 मंथ तो वैसे भी है ही, देखा जाए कायदे से तो आप इसमें अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अगर वो सीरीज से पढ़ के पास होना चाहते हैं तो वो आराम से पास हो सकते हैं। बशर्ते उनको क्या करना है कि पहले एक बार वो क्लास ले लें। ठीक है, क्लास लेने से उनको क्या बेनिफिट होगा कि उन आपकी सीरीज में जो मिस्टेक्स हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक, चीजें आपको एक बार जब समझा दी जाएंगी ना तो आप जब अपने से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब ऐसे अगर आप कभी पढ़े नहीं है और फिर आप पढ़ेंगे तो आप कम समझ में आएगा। अगर आप एक बार क्लास ले लेते हैं, आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा, फिर आप अपने से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक, यानी पूछ रहा है कि निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो समझिएगा, निर्देशन जो शब्द है ना वो आपके गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, यानी आपका निर्देशन को इंग्लिश में गाइडेंस बोला जाता है और गाइडेंस शब्द का ही हिंदी में रूपांतर आपका निर्देशन। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सामान्य अर्थ। आपके निर्देशन शब्द का अर्थ जो है वो है मदद करना। मदद करना, ठीक। आपके जोन्स जी हैं, इनके शब्दों में अगर देखा जाए तो निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। यानी आपको यहाँ पे निर्देशन की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो निर्देशन आपका क्या है? गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक, इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है मदद करने से लिया जाता है। और जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, इंगित करना और सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन यानी मार्गदर्शक करना। ठीक, और आपका निर्देशन जो शब्द है ना इसका अर्थ अगर देखा जाए तो सहायता से अधिक है। तो अब हम बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की ओर। देखेंगे परामर्श की परिभाषा दीजिए ये क्या है। तो आपकी मायर्स जी के अनुसार या आपके मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार परामर्श का तात्पर्य है कि दो व्यक्तियों का संपर्क। ठीक, दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यानी आपका परामर्श की परिभाषा ये है मायर्स के अनुसार कि परामर्श जो होता है इसका तात्पर्य ये है कि दो व्यक्ति का संपर्क है, यानी दो व्यक्ति हैं, ठीक, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता लेनी होती है और दूसरा व्यक्ति उसको सहायता प्रदान करता है। यही आपका परामर्श। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आपका गलत दिया हुआ है। आपका 1947 में स्थापना हुई थी। ठीक, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना 1947 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपकी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो आपकी जो ये मनोविज्ञान शाला है ना जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थापित है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आचार्य नरेंद्र देव जी ने की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का जो संस्था प्रमुख है वो आपका पदेन निदेशक कहलाता है। क्या कहलाता है? पदेन निदेशक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं?
तो आपके मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन के लिए आपके 2 पद सृजित। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो आपके जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है ना, जिनको सीएमओ कहा जाता है, वही आपके जिला चिकित्सालय के समिति का नेतृत्व करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 2022 में पूछा हुआ है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? या तो फिर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है। ठीक, तो समझिएगा, जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। ये तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। ठीक, ऐसे समझिएगा विशिष्ट बच्चे कैसे होते हैं। ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चे से भिन्न होते हैं वो विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। ठीक, विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत क्या होता है कि शारीरिक रूप से ये अक्षम होते हैं, ये प्रतिभाशाली होते हैं, ये मंद बुद्धि वाले होते हैं। ठीक, शैक्षिक रूप से और पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, शैक्षिक रूप से पिछड़े या मंदता का कारण बताइए। पूछ रहा है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े या मंदता का कारण बताना है। तो आपके शारीरिक कारण हो गया, मानसिक कारण, विद्यालय का कारण और आपके पारिवारिक कारण, ये आपके शैक्षिक रूप से पिछड़े या मंदता का कारण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। यानी जो पिछड़ापन है या फिर जो मंदता है उसका जो है उसको दूर कैसे करना है, तो उसका उपाय बताना है। तो पहला उपाय तो यही है कि विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। ठीक, विद्यार्थी की जो भी योग्यता है, चाहे वो आपके मंद बुद्धि हो चाहे पिछड़ापन हो, जिस हिसाब से जो बच्चों की एबिलिटी है, जो बच्चों की योग्यता है, उनके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाए। ठीक, अगला है आपका परामर्श समय पर बल दिया जाए। यानी आपके परामर्श समय पर बल दिया जाए, बच्चों की जो भी समस्या कठिनाई है उनको जो है परामर्श समय पे, मतलब क्या होगा कि बच्चों को जो कठिनाइयां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो जब डिस्कस करेंगे तभी तो जाके दूर होगा। तो जब परामर्श में समय दिया जाएगा तो ये चीजों का निवारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। यानी सबसे पहले तो पहला उद्देश्य यही है, आपके जो विशिष्ट बच्चे हैं ना, यानी आपके जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपके दृष्टिबाधित जो आपके विशिष्ट बच्चे के अंदर अंतर्गत जितने भी बच्चे आते हैं, उन सभी को आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि उनके अंदर कोई न कोई विकृति है, कोई न कोई कमी है, जिससे क्या होता है कि वे जो है आत्मनिर्भर बनने में उनको परेशानी आती है ना। तो उनको क्या करना है कि आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक, चलिए दूसरा देखेंगे, बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरियों को दूर करना। यानी बच्चों में जो भी विशिष्ट बच्चों की पहचान है उनमें जो है जो भी कमजोरी है उनको दूर करना। अगला है आपका लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। यानी आपके जो भी मूल्य है उन उद्देश्य को प्राप्त। अगला है आपका जागरूकता की भावना का विकास करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। आपका जो समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष है वो 1995 ईस्वी है। ठीक, अगला है आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ। तो आपका जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है वो सन 1999 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। ये सब क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर का है। धारा 15, धारा 45 और धारा 46 के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए, यानी आपकी समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है। तो पहला देखेंगे, समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। यानी समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभा छिपी होती है या जो भी उनके अंदर हुनर होता है उसको निखारा जाता है, उनको पता लगाया जाता है और उनको जो है और अच्छे से उनको उस फील्ड में ले जाके और बेहतर बनाया जाता है ना। अगला देखेंगे, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है, यानी आत्मनिर्भर बनाया जाता है। अगला है आपका, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। यानी समावेशी शिक्षा के द्वारा क्या होता है, बच्चों में जागरूकता की भावना का भी विकास किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। तो आपकी जो समावेशी शिक्षा है तथा एकीकरण का सिद्धांत है, इसका संबंध आपको कनाडा और अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ईडीएसएस का पूरा नाम बताइए, इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो आपका ईडीएसएस का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना है। इसका प्रारंभ 2009 और 10 में हुआ था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। तो आपका निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष 1995 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुआ। तो आपकी जो एकीकृत शिक्षा है वो 1974 में स्टार्ट हुई। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। ये आपका शिक्षा है, ये आपका परियोजना पूछ रहा है। तो आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। हालांकि ये सब अभी तक एग्जाम में बना नहीं है, एज अ नॉलेज इसको पढ़ लेते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुआ। तो आपका जो समन्वित शिक्षा है वो आपका 2005 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई। तो राष्ट्रीय विकलांग नीति आपके वर्ष 2006 में आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईईडीसी का पूरा नाम बताइए, इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो आईईडीसी का पूरा नाम है समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना और इसका प्रारंभ यानी इसकी शुरुआत 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त जन अधिनियम कब बना। तो यह आपका जो निःशक्त जन अधिनियम है यह सन 1995 ईस्वी में बना था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा क्या है। तो भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। ठीक। यानी आपकी जो भारत में समावेशन का प्रत्यय है या समावेशी शिक्षा का जो शुरुआत है वो आपकी एकीकृत शिक्षा के रूप में ही हुआ है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना है। यानी आपकी एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि आपका जो भी बच्चा है जो किसी प्रकार से बाधित है तो उसको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना जो है ये उसकी योजना है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये आपके 18 में भी पूछा हुआ है और 22 में भी पूछा हुआ है। ठीक। श्रवण विकृति के बारे में पूछ रहा है या फिर वाक दोष है या फिर आपकी श्रवण विकृति है। लेकिन आपका देखिएगा आपका वाक दोष अलग है और श्रवण विकृति अलग है। वाक दोष यानी बोलने में आपकी दिक्कत होती है और श्रवण विकृति में यानी सुनने में। ठीक है। तो यहाँ अथवा करके दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। श्रवण विकृति का आंसर आपको पहले कराया गया है, वहां से आप कर लीजिएगा। वाक दोष देखते हैं क्या होगा। तो वाक दोष वह दोष होता है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, ठीक, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना या देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। ये आपके वाक दोष के अंदर अंतर्गत आते हैं। और श्रवण विकृति में क्या होता है, श्रवण विकृति के अंतर्गत बच्चों को सुनने में समस्या होती है। ठीक। ये आपकी श्रवण विकृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन है। तो देखेंगे, पहला है आपका शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे और आपके अगला है अनुसूचित जनजाति के बच्चे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
टी के ए मेनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक किसे कहते हैं? तो टी के ए मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। यानी आपका शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक किसे कहते हैं आपके इन मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग? तो इनके अनुसार भारतीय स्थिति में यानी हमारे भारत में पिछड़ा बालक वह बच्चा है जो अपनी कक्षा के जो आपके आयु के बच्चे हैं ना उनसे 1 अधिक वर्ष बड़े हो। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पिछड़ा बालक है, ठीक, मान लीजिए ये आपकी एक क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सामान्य हैं, यानी जिनको जितना उम्र से आना चाहिए वो आपके सामान्य ही बच्चे होते हैं। तो पिछड़े बच्चे इनसे 1 साल पीछे होते हैं आपकी शिक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं। तो वही आपके शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। अगला है आपका निर्देशन कितने प्रकार का होता है? निर्देशन 3 प्रकार का होता है। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और आपका व्यावसायिक निर्देशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है श्रवण विकलांग कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रवण विकलांग आपके 5 प्रकार के होते हैं। चालकी श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष, आपके मध्यकण श्रवण दोष और आपके प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। ठीक, ये आपके श्रवण विकलांगता के प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन, अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है? तो अन्वेषण विधि के खोजकर्ता आपके आर्म स्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक, अगला है आपका प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता आपके किलपैट्रिक है। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है ना। अगला है आपका टीएटी का प्रयोग किस टेस्ट के लिए होता है? तो टीएटी का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 80 से 89 आईक्यू वाले बच्चे आपके मंद बुद्धि बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, 70 से 79 आईक्यू वाले बच्चे आपके क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। अगला है आपका 50 से 69 वाले बच्चे या 69 आईक्यू वाले बच्चे आपके अल्प बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक, अगला है आपका बाल अपराध के कोई 2 कारण बताइए। यानी आपके जो बच्चे बचपन में अपराध करते हैं उनके 2 कारण बताना है। तो पहला है आपका विघटित परिवार की और दूसरा है आपकी गरीबी। पहला क्या है? विघटित परिवार और दूसरा गरीबी। विघटित विघटित परिवार यानी उनके फैमिली की आर्थिक कंडीशन नहीं सही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपराध करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें पहले करते हैं फिर बाद में धीरे धीरे बड़ी चीजें करने लगते हैं। गरीबी भी एक कारण है बाल अपराध का। अगला क्वेश्चन है मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। तो मंद बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि और आपकी मूढ़ बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। तो आपकी जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है वो आपका शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। यानी आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोनों होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष बताइए। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष जो है वो सन 1999 ईस्वी है। कितना है? 1999 ईस्वी। ठीक, अगला है आपका राज्य सरकार प्रतिवर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है? तो आपकी जो राज्य सरकार है जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनको 600 रुपए की धनराशि दे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो आपके बुद्धि परीक्षण के जनक आपके कौन है? बिने जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? तो आपके जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो पूर्ण रूप से टर्मन ने दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक, आर्मी अल्फा टेस्ट ये आपका शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आपका आर्मी बीटा परीक्षण है। क्या है आपका? आर्मी बीटा परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे
बुद्धि परीक्षण या फिर बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपके 3 वर्गों में बांटा गया है, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और आपके मंद बुद्धि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, परामर्श किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्तिगत संस्थाओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन को ही परामर्श कहते हैं। आप सबको तो याद हो गया होगा, परामर्श इतनी बार आया। ठीक, चलिए, अल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो आपका 1905 में किया था। ठीक, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परामर्श की 2 विधियों का नाम लिखिए। तो परामर्श की 2 विधियों का नाम है आपका निर्देशात्मक परामर्श और आपका अनिर्देशात्मक परामर्श। ठीक, परामर्श की 2 विधियां यही है, आपकी निर्देशात्मक परामर्श और दूसरा है आपका अनिर्देशात्मक परामर्श। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है अतिलघु का, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सके। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न कर सके। यही आपका समावेशी शिक्षा है। आई बात समझ में? तो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है 152 क्वेश्चन को। आज आपकी समावेशी की अति लघु प्रश्न भी खत्म हो चुका है। अब कल से दूसरी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप में, और एक कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके। फिर क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।